हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो है आपका जंतुओं में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन के बिना साइंस बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, ये देखिए ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये क्लास 8 में भी है और क्लास 10th में भी। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके क्लास 10th से पूछे गए हैं क्योंकि इसमें सब कुछ आपका बहुत विस्तार से दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग दोनों क्लास को कंबाइन करके इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है। तो देखिए प्रजनन क्या है कि प्रजनन रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जैविक क्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अच्छा रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो देखिए प्रजनन क्या करता है, एक जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हमने लिखा है कि रिप्रोडक्शन स्पेसिस यानी जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ताकि जो पीढ़ी जाति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रख सके। ठीक है, या फिर अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा जाति, हमारा स्पेसिस पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एनिमल में या फिर किसी कहीं भी देखिए रिप्रोडक्शन जो प्रजनन है ये दो तरीकों से होता है। एक तो आपका सेक्सुअल होता है और एक आपका एसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पहले सेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, जब 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाई पेरेंटल, यानी कि दोनों पेरेंट इसमें है, आपका मेल भी है आपका फीमेल भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके मेल पर्सन भी है और आपका फीमेल पर्सन, ये दोनों का अगर दोनों सम्मिलित रूप से इसमें रहेंगे तभी ये जो होता है ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूनी पेरेंटल कहते हैं। यूनी मतलब एक और पेरेंट मतलब पेरेंट, यानी कि एक पेरेंट रहता है, सिंगल पेरेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, इसमें मेल और फीमेल कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल जो जनन, लैंगिक जनन है, इसको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। अभी हम लोग एसेक्सुअल को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में मैच करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। तो देखिए अलैंगिक जनन जो होता है यह प्रजनन की बहुत ही तीव्र विधि है। जैसे कि आप लैंगिक जनन में देखते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों आपका रहे, तो उसमें देखते हैं कि जो प्रजनन होता है वो काफी लंबे समय तक, जैसे कि महिला का गर्भधारण की जो समय होता है वो 9 महीना रहता है, लेकिन ये क्या है अलैंगिक जनन, ये बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, इसमें इतना समय नहीं लगता है। और इसमें देखिए ना तो मेल गैमेट की जरूरत है, ना तो मेल गैमेट की जरूरत है और ना ही इसमें फीमेल गैमेट की जरूरत है। ठीक है, यानी कि इसमें मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही पेरेंट आपका इन्वॉल्व रहेगा, इसीलिए क्योंकि एक ही जनन नए जीवों को जन्म देता है। ठीक है, एक ही जनक आपको क्या करेगा, नए जीव को जन्म देगा। अब देखिए एसेक्सुअल कैरेक्टर ये आपको कुछ दिख रहे हैं जो प्रोसेस है। पहला है आपका बाइनरी फीचर। देखिए ये जो मैंने लिखा है आपके कितने सारे 7 है, यहाँ से आपके मैच करने के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया था, इसकी एग्जाम्पल आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। अब बाइनरी फिजन किस में होता है, द्विखंडन किस में होता है। द्विखंडन क्या है कि इसमें एक जीव क्या होता है, 2 भागों में बट जाता है। वो कौन कौन होता है, अमीबा है, अमीबा द्विखंडन होगा, यूग्लिना भी द्विखंडन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, फिर लेसमेनिया हो गया, पारामीशियम हो गया। इन सब के आपको एग्जाम्पल याद रहने चाहिए क्योंकि ये सब मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, बात करते हैं बहुखंडन जिसमें एक जीव बहुत खंडों में विभाजित हो जाता है, वो है आपका प्लाज्मोडियम। ये सब आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है। बहुखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना में होता है, लेसमेनिया में होता है, पारामीशियम में होता है। ठीक है, बडिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से क्वेश्चन, और अमीबा वाला क्वेश्चन ये भी बाइनरी फिजन आपका पूछा गया है। तो बडिंग बात करते हैं, मुकुलन में कौन कौन भाग लेते हैं, देखिए ईस्ट लेता है, हाइड्रा लेता है, एस्पॉन्जिला लेता है। ठीक है, यहाँ से आपके ईस्ट और हाइड्रा से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन की बात करें तो विखंडन में आपका स्पाइरोगायरा हो जाएगा, स्पॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर रीजनरेशन लिखे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं, रीजनरेशन। तो देखिए इसमें कौन लेता है, इसमें आपका हाइड्रा भी लेता है और आपका प्लेनेरिया भी लेता है। प्लेनेरिया वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछ लिया गया है। इसके बाद देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछला बार ही आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ बात करते हैं देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो ये है आपका कायिक परिवर्धन। ठीक है,
अब देखिए कायिक प्रवर्धन आपका रूट के द्वारा भी होता है। कायिक प्रवर्धन का क्या मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे शरीर से यहाँ से एक और हाथ निकलना शुरू हो गया, ठीक है, धीरे धीरे ये हाथ बढ़ता जाएगा जो इधर से निकलेगा और एक टाइम बाद यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के किसी एक पार्ट के द्वारा वो बढ़ेगा और फिर वो पार्ट क्या होता है, एक पूरी मतलब जेन थी बन जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि इसको समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन की बात करें तो यह रूट के द्वारा भी ये पौधा बन सकता है पूरी तरह, स्टेम के द्वारा भी बनता है, लीफ के द्वारा भी बनता है, या फिर मॉडिफाइंग बड यानी कि कली के द्वारा भी एक नए पौधा का निर्माण हो सकता है, ठीक है। यानी कि वैक्स के रूप में बन सकता है, पेरेंट एक बन सकता है, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल तरीके से कैसे होता है, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि परतन, कलम, रोपड़, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा भी इसमें होता है प्रजनन। देखिए कैसे, शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन में आपने गन्ना को देखा है कि काट काट कर उसको रोपा जाता है उसके, तो शुगर कैन आपका पूछता है, ये आपका पिछली बार रोज पूछा था, ठीक है। ग्रेप्स, ये भी अंगूर होता है इसमें, बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन, ये सभी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ब्रायोफाइलम की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइलम जानते हैं, ये मान लेते हैं ये एक पत्ता है, ठीक है, और इस पर क्या होता है, यही पौधा यहाँ पर उगने लगा, तो धीरे धीरे यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि पत्ती के द्वारा इसमें जनन होता है, पत्ती के थ्रू, यानी कि यहाँ पर हो जाता है कटिंग लीफ के थ्रू ब्रायोफाइलम में होता है। ये भी लाइन में आपका एग्जाम में आया है, कटिंग लीफ के थ्रू फाइलम क्या करता है, प्रजनन करता है, ठीक है, ये समझ गए। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि बीजाणु निर्माण किसमें होता है, तो राइजोपस में होता है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन पूछे गए हैं, पहला तो आपका अमीबा आता है, हर बार अमीबा से क्वेश्चन पूछा गया कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो आपका याद रखिएगा बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसके बाद प्लाज्मोडियम वाला पूछा गया, मुकलन वाला पूछा गया है, फिर इसके बाद आपका ये रीजनरेशन आपका प्लेनेरिया वाला भी आ चुका है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका रोज आया है, शुगर कैन आया है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और राइजोपस ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में है, ठीक है, और यहाँ से मैच करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, किसके द्वारा किसमें प्रजनन होता है, तो वो आप चीजें आपको याद करना है। ये है आपका ए सेक्सुअल करेक्टर, यानी कि अलैंगिक प्रजनन, इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, ना तो मेल गैमेट की जरूरत है, ना तो फीमेल गैमेट की जरूरत है, ठीक है। ये काफी तेजी से वृद्धि करते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसे हम बाई पेरेंटल कहते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले आपको दोनों के बारे में जानना है, तभी आप इसको समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, जैसे कि ये है आपका किडनी से जो आपकी ये नली निकली है जिसको यूरेटर बोलते हैं, और ये आपका यूरिन ब्लाडर हो गया, ठीक है। इसके बाद यूरिन ब्लाडर जो होता है जिस नली से बाहर निकलता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि ये जो यूरिन ब्लाडर है इसके द्वारा यूरेथ्रा से यूरिन शरीर के बाहर निकल जाता है, तो यही एक नली है यूरेथ्रा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद देखिए यूरेथ्रा से यहाँ पर आया और ये पेनिस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको याद रखना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर, यानी कि कह सकते हैं कि देखिए जो इतना पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका ढका हुआ पार्ट, और जो यहाँ से जो पार्ट दिख रहा है, पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शरीर के बाहर होता है, ठीक है। यहाँ से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसके बाहर, ये सभी शरीर के बाहर होता है और ये सभी शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर पुरुषों में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें 2 जोड़ी टेस्टिस होता है, ठीक है, और टेस्टिस ही मुख्य जनन अंग है। मुख्य मतलब मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आपको पूछे कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन है, तो वो है आपका ये दोनों टेस्टिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि मनुष्य में जो मेल है, मेल में 2 जोड़ी आपका टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी, और इसी टेस्टिस में आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसी टेस्टिस में आपका मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसका निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि टेस्टिस में क्या क्या चीजें बनती है, तो सबसे पहले टेस्टिस में आपका स्पर्म बनता है जिसे हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, और इसके बाद मेल हार्मोन कौन है, ये भी आपका एग्जाम में मैच में करने पूछा है कि मेल हार्मोन कौन है, तो याद रखिएगा मेल में केवल एक हार्मोन बनता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बनता है, ये दोनों टेस्टिस में बनता है। 2 जोड़ी आपके टेस्टिस होती है जो शरीर के बाहर होती है। अब इस टेस्टिस
पर मान लेते हैं चोट ना लगे, ठीक है, चोट ना लगे तो उसके लिए उस पर एक मांस की परत रखी होती है, परत रहती है जो आपकी टेस्टिस को बचाती है, उस परत को हम इपिडिडाइमिस कहते हैं। यह परत क्या करती है, यह परत इसी टेस्टिस पर एक मांसल परत के रूप में छाई रहती है ताकि टेस्टिस को चोट ना लगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, मांस की एक परत होती है जिसे हम इपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए इस टेस्टिस से आपका स्पर्म बनता है। अब इसी स्पर्म को शरीर के बाहर कौन ले जाता है, ये पेनिस तक कौन पहुंचाता है, तो वास्ट डिफरेंस नाम के दो नसें होती है, ठीक है, ये दो नसें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। टेस्टिस से स्पर्म को वास्ट डिफरेंस नस क्या करती है, ले जाती है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका स्पर्म बना, इस टेस्टिस दोनों में, टेस्टिस में स्पर्म बना, इस स्पर्म को कौन ले जाता है, यही वास्ट डिफरेंस आपका जो नस है वो ले जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है, इस पेनिस के बाहर ये आपका स्पर्म पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है शरीर के बाहर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड की बात की गई है, और देखिए तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, इधर से देखिए, इधर से आपके शरीर से बाथरूम रिलीज हुआ, मतलब आप पेशाब कह सकते हैं कि यहाँ से आपका शरीर से पेशाब रिलीज हो रहा है और यहाँ से आपका स्पर्म रिलीज हो रहा है। तो आपके शरीर में एक ही टाइम पर पेशाब और स्पर्म दोनों एक साथ न निकले, इसको क्या कौन कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, ठीक है। जिस व्यक्ति में प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है उसमें स्पर्म अपने आप रिलीज होता रहता है, ठीक है। लेकिन जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छा काम करता है, तो जब आपको लगे कि स्पर्म निकलने का टाइम है उस टाइम स्पर्म निकलेगा, जब आपको लगे कि हाँ बाथरूम करने का टाइम है तो उस समय बाथरूम निकलेगा। यानी कि ये दोनों को एक टाइम पर बाहर निकलने से यही रोकता है, जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका यूरिन ब्लाडर जो है, यूरिन ब्लाडर, यहाँ से आपका मूत्र निकला यूरेथ्रा के थ्रू, यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, यहाँ पर आया, और यहाँ से आपका वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये स्पर्म निकला, दोनों यहाँ पर आया। इपिग्लोटिस जिसको सबसे आगे जल्दी भेजना होगा उसको पेनिस के थ्रू शरीर से बाहर निकालेगा और इसके बाद दूसरे चीज को निकालेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेनिस का क्या काम है, आपके शरीर में पेनिस का क्या काम है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो पेनिस का यहाँ पर मात्र 3 काम होता है। पहला, आपके शरीर से बाथरूम को रिलीज करना, आपके शरीर में बने जो स्पर्म है इसको शरीर से बाहर निकलना, और तीसरा का क्या, इसका क्या काम होता है कि जो स्पर्म है वो फीमेल जो स्पर्म है यहाँ पर उसको फीमेल के शरीर में क्या करना, पहुंचाना, ठीक है। बस स्पर्म, इसका पेनिस का 3 यही काम होता है। यहाँ पर बात करते हैं स्पर्म की, जो शुक्राणु है इसका जीवन काल मात्र 20 मिनट होता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट होता है, ठीक है। अब यहाँ तक सब कुछ समझ गए जो आपके एग्जाम में पूछता है। और याद रखिएगा यही स्पर्म जो होता है मेन मुख्य आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, और यही आपके प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, कभी कभी होता है कि नसबंदी कराया जाता है, ठीक है। तो अगर पुरुष की नसबंदी पूछे कि पुरुषों में नसबंदी कराई तो उसका क्या नाम है, तो देखिए यहाँ से तो आपका स्पर्म रिलीज हो रहा है, अब हम नसबंदी ही कर देंगे तो स्पर्म तो बनेगा लेकिन शरीर के बाहर नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यही नस को क्या कर दिया था, काट दिया था। जो यहाँ पर आपको वास्ट डिफरेंस नस है इसको नसबंदी में इसे काट दिया जाता है। उस समय आपका शरीर में स्पर्म तो बनेगा, ठीक है, स्पर्म बनेगा लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। और 20 मिनट के अंदर, क्योंकि स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट, और 20 मिनट के अंदर फिर आपका स्पर्म मर के खत्म हो जाएगा और आपके शरीर की कोशिका में क्या पाया था, लाइजोजाइम, जो उसको मार के खत्म कर देगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगर ये पूछा जाए कि जो पुरुषों में नसबंदी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि ये वास्ट डिफरेंस नस है इसी को क्या किया था, काट दिया था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपने यहाँ तक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए यह है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर है आपका वेजाइना, जिसे हम क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। इसके बाद ये सर्विक्स है, ये गर्भाशय है, जो आपका ये पार्ट दिख रहा है गर्भाशय है, यहीं पर आपका 9 मंथ क्या होता है, बेबी रहता है, ठीक है, 9 मंथ। ये है आपका ओवरी, ये ओवरी है, ये भी ओवरी है। ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। और ओवम क्या है, फीमेल गैमेट पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। और देखिए यहाँ पर समझते हैं, जो ओवरी है, जो ये ओवरी है ये कौन है, यहाँ पर टेस्टिस का काम करता है, ठीक है। टेस्टिस इक्वल टू ओवरी, और टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है। जैसे स्पर्म आपका मुख्य मेल गैमेट था वैसे ही ओवरी क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है, जो आपके रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ठीक है। तो पूछेगा कि मेल गैमेट क्या है, तो मेल गैमेट आपका स्पर्म हो गया, जो ये स्पर्म है मेल गैमेट है, और फीमेल गैमेट क्या है, तो फीमेल गैमेट आपका ओवम है, और यही दोनों आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है, मिलते हैं, मीट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब ये पेनिस का तीसरा कार्य हमने बताया था कि यह स्पर्म को क्या करता है, महिला जो फीमेल है उसमें क्या होता है, स्पर्म को रिलीज करता है। अब यहाँ से पेनिस अंदर इन करेगा और आकर गर्भाशय में यहाँ पर आपका क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए
यहाँ तक समझ में। अब पहले इसको समझते हैं, फैलोपियन ट्यूब को समझते हैं। देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये एक नली है, एक यहाँ है, यहाँ से ये है फैलोपियन ट्यूब नली, और यहाँ से ये है फैलोपियन ट्यूब नली, ठीक है। जो फैलोपियन ट्यूब है बिल्कुल इसकी तरह काम करता है, वास्ट डिफरेंस की तरह, ठीक है। वास्ट डिफरेंस क्या करता था, स्पर्म को ले जाता था बाहर, और ये क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब इस ओवम को, यहाँ से ओवम को क्या करेगा, यहाँ पर ले आकर रखेगा, यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरफ से निकला अगर, देखिए यहाँ तक समझ में आया कि इस ओवम को क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब ही यहाँ तक लाएगा, और यहाँ पर स्पर्म को कौन लाता था, वास्ट डिफरेंस लाता था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर कोई पूछे कि यूटेरस गर्भाशय क्या है, तो देखिए गर्भाशय कहाँ खुलता है, तो गर्भाशय आपका सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में खुलता है। गर्भाशय का अंतिम छोर आपका ये सर्विक्स होता है, ये भी क्वेश्चन आया है, तो याद रखिए गर्भाशय का अंतिम छोर क्या है, अंतिम वाला छोर ये आपका सर्विक्स होता है। ये समझ में आया। अब देखिए, अब बात करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से पेनिस पहुंचा, तो यहाँ पर आपको स्पर्म को रिलीज करके पेनिस बाहर निकला, ठीक है। अब ये स्पर्म क्या करेगा, कुछ स्पर्म आपका इधर जाएगा, कुछ स्पर्म आपका सीधे जाएगा, कुछ स्पर्म आपका इधर जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। देखिए यहाँ पर ओवरी की बात करें तो इसमें भी ओवरी दो है, ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है, जिस तरह इसमें टेस्टिस दो था, इसमें भी ओवरी यहाँ है। लेकिन महिलाओं में क्या है कि मान लेते हैं जैसे मंथली बात करते हैं, एक मंथ आपका इधर ओवरी बनेगा, जैसे ही ये ओवरी एक मंथ खत्म हुआ, दूसरा मंथ आपका इस साइड ओवरी बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिसमें मान लेते हैं ओवरी बना, अब यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, तो मान लेते हैं जो ओवरी आपका स्पर्म आप जाकर नहीं मिला, ठीक, मीट नहीं किया स्पर्म ओवरी से, तो ये ओवरी क्या होता है, ये ओवरी क्या होता है, वो पीरियड के थ्रू उसमें जितने भी गंदे खून होते हैं वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्पर्म आकर मीट गया, तो वो मीट मतलब एक दूसरे से मिला, तो वो क्या होता है, एक बच्चे का यहाँ पर जन्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये आपका स्पर्म आया, जो इसका जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट। कुछ स्पर्म आपका इधर गया, तो मान लेते हैं इस साइड इस महीने इस बार ओवरी में इधर ओवम नहीं बन रहा है, तो ये क्या होता है, ये स्पर्म यहीं पर जाकर मर जाएगा। कुछ स्पर्म आपका सीधे गया, तो यहाँ टकराकर ये 20 मिनट के अंदर मर जाएगा। कुछ स्पर्म आपका इधर पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंचा, यहाँ आकर पहुंचता, ठीक है। और ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, इस ओवम को यहाँ लाकर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपको कौन मैच करेगा, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आपका, यहाँ पर हमने लिखा है स्पर्म और प्लस ओवम क्या करता है, मैच कर लेता है, ठीक है। जैसे ही ये एक दूसरे से सटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि यहीं पर आकर मेल का आपका स्पर्म मिलेगा, शुक्राणु मिलेगा, और यहीं पर ये ओवम एक निकल कर यहाँ आता है, और यहीं पर दोनों का मिलन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमेट में आपका स्पर्म, फीमेल गैमेट में आपका ओवम, दोनों आकर मिलते हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। यहाँ तक समझ में। आगे की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको यहाँ पर समझते हैं कि अब कहा जाता है कि महिला नसबंदी, बोलने वाले लोग क्या कहते हैं, महिला नसबंदी, लेकिन महिला नसबंदी नहीं होता, महिला नलबंदी होता है, क्योंकि ये क्या है, एक ट्यूब है। ट्यूब मतलब क्या होता है, नली होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक नली है, ठीक है। अब जैसे ही महिला की नसबंदी कराई जाती है कि ठीक है अब बच्चा नहीं हमें चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी नली को ऐसे काट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ओवम तो बनेगा, ठीक है, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा ओवम, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। और इसका भी जीवन काल क्या होता है, 2 से 3 दिन इसका जीवन काल होता है आपका ये ओवम का। इसके बाद ये ओवम आपका मर जाएगा, ठीक है। जैसे जिस तरह से आपका स्पर्म यहाँ पर मर रहा था कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है। तो देखिए जब महिलाओं में नसबंदी होती है, तो महिलाओं को नसबंदी न कहकर नलबंदी कहते हैं, कि महिलाओं में नलबंदी होती है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जो महिलाओं की नलबंदी होती है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जो पुरुषों में नसबंदी होती है उसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों में नसबंदी कहते हैं क्योंकि ये दोनों नस है, भास्ट डिफरेंस आपका नस है, लेकिन महिलाओं में ये दोनों क्या है, ट्यूब है, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जब महिला की नलबंदी होगी तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जब पुरुष की नसबंदी होगी तो उसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अभी आपने क्या समझा, यहाँ पर निषेचन हो गया। अब निषेचन के जो भी आगे प्रोसेस होगा उसको हम समझते हैं कि निषेचन हो गया तो उसके आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, बच्चा कैसे बढ़ेगा, बच्चे का जन्म कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, जो आपका आगे की प्रोसेस है। अब याद रखिएगा आपका हार्मोन के बारे में पूछता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में पूछा था एग्जाम में
यह आपका मेल हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, लेकिन फीमेल हार्मोन कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन है, प्रोस्ट्रोजन है और रिलैक्सिन है, ठीक है। ये 3 हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, कौन कौन, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। और पुरुषों में एक हार्मोन है जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। एक बार और अच्छा से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सेक्सुअल कैरेक्टर, इसमें 2 लोग भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। ये मैंने मेल का पार्ट बनाया था, ये मैंने फीमेल का पार्ट बनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर फीमेल में यहाँ पर टेस्टिस है, टेस्टिस में आपका स्पर्म बनता है, स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है, टेस्टिस में यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, स्पर्म को हम मेल गैमेट कहते हैं। ये स्पर्म आपका वास्ट डिफरेंस नस से यहाँ तक निकलता है और निकलने के बाद पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। अब ये पेनिस क्या करता है, यहाँ से अंदर जाएगा महिला के फीमेल के पार्ट में और जाकर यहाँ पर गर्भाशय के मुख्य द्वार पर, क्योंकि सर्विक्स से घुसेगा, ये है आपका योनि, योनि में घुसता हुआ सर्विक्स को पार करता हुआ यहाँ गर्भाशय में आपका स्पर्म को रिलीज कर देगा, ठीक है। जैसे ही स्पर्म को रिलीज करेगा, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा, यहाँ से एग, ये जो ओवम बन रहा था इसको यहाँ तक लाकर छोड़ देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये आपका स्पर्म, आपको जिसमें स्पर्म में टेल लगा होता है, ठीक है, तो ये तैरते तैरते जाता है यहाँ पर और यहाँ ये जो ओवम है इसमें जाकर क्या हो जाएगा, इसमें जाकर मीट कर जाएगा। जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे, जो स्पर्म है और ओवम है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, स्पर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कहाँ मिलते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे के प्रोसेस को देखेंगे कि इसके मिलने के बाद क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एक एक करके जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करके इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो हर स्टेप बाय स्टेप से क्वेश्चन पूछे गए और कहीं कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप भरना रहता है। तो इसको अच्छा से समझिएगा क्योंकि मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट भाग लेते हैं और फीमेल गैमेट भाग लेते हैं। मेल गैमेट में हम जैसे आपको पढ़ाए थे कि स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ओवम है, जिस तरह से यहाँ पर ओवम है फीमेल गैमेट, उसी प्रकार हमने पढ़ाया था कि टेस्टिस से निकलने वाला स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है, और ओवम क्या है, ये फीमेल गैमेट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई मेल और फीमेल भाग लेते हैं, तो मेल के कौन सा पार्ट भाग लेता है और फीमेल का कौन सा पार्ट भाग लेता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो फीमेल का ये ओवरी है, ओवरी से निकलने वाला जो ओवम है, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो भाग लेता है रिप्रोडक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका ओवम और स्पर्म हो जाएगा आपका मेल से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट भाग लिया है और यहाँ पर फीमेल गैमेट भाग लिया है। मेल गैमेट में स्पर्म भाग लिया है और फीमेल गैमेट में आपका ओवम भाग लिया है। स्पर्म कहाँ से निकलता है, तो ये आपके टेस्टिस से निकलेगा और ओवम कहाँ से निकलेगा, तो ये आपके ओवरी से निकलता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए मेल में क्या होता है, 46 जोड़ा क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल में भी मेल में आपका 46 क्रोमोजोम होता है और फीमेल में भी आपका 46 क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन जोड़े की बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेल में कितने जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा 23 जोड़ा क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल में भी आपका 23 जोड़ा क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर होता है दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर 23 पेयर को हम खोलेंगे तो कितना होगा, 46 क्रोमोजोम होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों भाग लेते हैं तो भाई दोनों के कुछ पार्ट आपस में मिलते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा कि स्पर्म जाकर यहाँ मिल रहा था फैलोपियन ट्यूब में और ओवम आकर भी फैलोपियन ट्यूब में मिल रहा था और यहीं पर निषेचन हो जा रहा था दोनों का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, आप ये वाला याद रखिएगा कि जो मेल क्रोमोजोम है उसमें एक्स और वाई होता है और फीमेल क्रोमोजोम में हमेशा एक्स और एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि मेल गैमेट का यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है। अर्धसूत्री मतलब यहाँ के आधा पार्ट यहाँ आएगा और यहाँ का आधा पार्ट आपको यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ पर 46 क्रोमोजोम था, तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, 23, बिल्कुल आधा यहाँ आ जाएगा और इसका भी पूरा यहाँ से 23 पार्ट आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या हुआ है, आपस में जुड़ा। मेल गैमेट में स्पर्म और यहाँ पर आपका हो गया फीमेल में ओवम, दोनों क्या हुआ, आपस में जुड़े। कहाँ जुड़े भाई, यही क्वेश्चन आता है, कहाँ जुड़े, तो याद रखिएगा ये आकर जुड़ते हैं, पहला जुड़ाव इनका फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब में और जैसे ही ये आपस में जुड़े तो क्या होता है, तुरंत निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि निषेचन क्या होता है, तो याद रखिएगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, तो ये पहले मिलते हैं आकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मेल गैमेट में स्पर्म और फीमेल गैमेट में आपका ओवम जाकर मिलता है फैलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और देखिए निषेचन भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका इंटरनल निषेचन, एक होता है आपका एक्सटर्नल निषेचन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर स्पर्म और ओवम आपकर मिले और जैसे ही मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जाइगोट का निर्माण आपको कहाँ होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी जाइगोट आपका कहाँ बनता है, फैलोपियन ट्यूब में बनता है, यहीं पर बनेगा, ठीक है। निषेचन भी आपको यहीं पर होगा और मिलन भी, दोनों का क्या होता है, जाइगोट का निर्माण भी कहाँ होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब जो यहाँ से 23 ये वाला आया था और 23 ये आया था, दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम बनेंगे। देखिए मेल के पास कितने थे टोटल, 46 क्रोमोसोम, फीमेल के पास कितने थे, 46। तो दोनों क्या थे, एक अलग अलग वयस्क थे। तो अब यहाँ से एक बच्चा, एक नए व्यक्ति का निर्माण होना शुरू हुआ, क्योंकि इनके पास 46 क्रोमोसोम आ गया है, कुछ माता के गुण आए हैं, कुछ पिता के गुण आए हैं, ठीक है। तो युग्मनज हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया। अब देखिए जाइगोट के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी भाग लेते हैं, माइटोसिस भी भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए समसूत्री मतलब अब क्या होता है, इसी के ऐसा जो गुण आपका इसमें मिला है, जो गुण आपका ये मिला है, दोनों का गुण मिलकर इसी के जैसा एक बच्चे का निर्माण होना, एक व्यक्ति का निर्माण होना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए अब ये क्या होता है, जाइगोट क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं ये जाइगोट, ये दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण हुआ। अब ये जाइगोट डुघरता डुघरता कहाँ आ जाएगा, ये गर्भाशय के दीवार पर आकर कहीं ना कहीं आरोपित हो जाएगा, ठीक है। यही जाइगोट आ जाएगा। ये जो जाइगोट दिख रहा है जो फैलोपियन ट्यूब में था, ये क्या होगा, डगरते 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 ये क्या हो जाएगा, गर्भाशय के दीवार पर कहीं आकर ये रोपित हो जाएगा, गर्भाशय से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो का मतलब क्या है, भ्रूण। अब जैसे ही जाइगोट कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा तो आकर ये कहाँ जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया यूटेरस यानी गर्भाशय के दीवारों पर क्या हो जाएगा, जाकर रोपित हो जाएगा। तो भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इस गर्भाशय में, इस यूटेरस में होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अब गर्भाशय जो भ्रूण है, जो गर्भाशय में जो ये भ्रूण है, इम्ब्रियो है, इसका धीरे धीरे करके पार्ट बच्चे का डेवलप्ड होना शुरू होता है, ठीक है। और जब आप देखेंगे कि जब आप उस बच्चे को देखेंगे तो देखेंगे कि उसका हर पार्ट आपको दिखाई देने लगा, उसके हर बॉडी के पार्ट, तो आप कहेंगे कि वो बच्चा क्या हो जाए, फीटस बन गया, यानी कि गर्भ हो गया, गर्भ धारण हो गया है बच्चे का। यहाँ पर हमने इस प्रोसेस के बाद लिखा है कि इम्ब्रियो में, देखिए इम्ब्रियो के थोड़े दिन बाद क्या होता है कि बॉडी पार्ट बच्चे का बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फीटस यानी कि गर्भ हम किसे कहते हैं, तो गर्भ क्या होता है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी बॉडी पार्ट को आप, बच्चे की सभी बॉडी पार्ट को आप पहचान सके, उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, ठीक है। और भ्रूण के बाद ही बच्चा का पूर्ण विकास 9 महीने के बाद हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे का क्या हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाएगा, जन्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आपसे ये प्रोसेस पूछता है एग्जाम में, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मेल और फीमेल गैमेट जैसे ही मिलेंगे आपस में, स्पर्म और फीमेल आपस में मिलेंगे, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक गोले का यहाँ पर निर्माण होता है, इसी गोले को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब ये गोला क्या होता है, डगर कर आकर कहीं ना कहीं गर्भाशय में जाकर रोपित हो जाएगा, और यही गर्भाशय में जैसे ही रोपित हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। अब इम्ब्रियो क्या होगा, धीरे धीरे इम्ब्रियो का विकास होता जाएगा, भ्रूण का विकास होगा, और आप देखेंगे तो क्या होगा, इसका आप एक्सरे वगैरह कराने जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का पूरा पूर्णतः विकास हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब बच्चे के शरीर की सभी बॉडी पार्ट्स को आप पहचान जा रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की, तो उसे हम क्या कहेंगे, गर्भ। इसी गर्भ को आप चेक करते हैं, ठीक है। भ्रूण की अवस्था में इसी गर्भ को चेक किया जाता है, क्योंकि उसके सभी बॉडी पार्ट्स आपके विकसित हो चुके होते हैं, उसी अवस्था को हम गर्भ कहते हैं। और 9 महीने बाद इसी बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने चेक किया कि ये लड़का है लड़की, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये लड़का है या लड़की। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा कि फीमेल में यहाँ पर XX होता है और मेल में XY होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा है क्या, फीमेल में XX और मेल में आपका XY, ठीक है। अब यहाँ से देखें कुछ पार्ट आया है, अगर फीमेल का X पार्ट यहाँ आया है और मेल का X पार्ट यहाँ आया, तो दोनों X और X मिलकर क्या होता है, ये X और X क्या होता है, फीमेल का निर्माण करेगा, यानी कि जो बच्चा का विकास हो रहा है वो लड़की होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वही अगर फीमेल का X पार्ट यहाँ पर आ रहा है और मेल का Y पार्ट आ रहा है, तो अगर जो बच्चे का विकास हो रहा है वो लड़का क्या होगा, वो बच्चा लड़का होगा, ठीक है। यानी कि अगर XX आया गर्भ में, यहाँ पर XX दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम। देखिए ये जो क्रोमोजोम आ रहा है, अगर यहाँ से आपका X आया और यहाँ से भी आपका X आया, तो जो बच्चे का यहाँ पर निर्माण हो रहा है वो हो जाएगी लड़की। लेकिन अगर यहाँ से आपका Y आया और यहाँ से फिर आपका X आया, ये वाला
ये वाला एक्स और वाई, तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो लड़की जो और लेडीज है, अगर उनकी बार बार लड़की हो रही है तो वो लेडीज को ही दोषी बनाता है। लेकिन अगर विज्ञान के अनुसार देखें तो वो बॉयज पर निर्भर करता है कि आपका लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, क्योंकि बॉय के जो यहाँ पर क्रोमोजोम है एक्स और वाई वो अलग अलग होते हैं, और ये अपने तरफ से क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है कि वाई दे रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि लड़का है या लड़की। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम जुड़वा बच्चों की बात करते हैं। जुड़वा की कि भाई जुड़वा, ये वाला भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो देखिए, एक होता है आइडेंटिकल, एक होता है फैटर्नल। इन दोनों को आप समझेंगे। देखिए, आइडेंटिकल की बात करें तो एक ओवम और एक स्पर्म, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, इसको आप समझते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर ओवम, ओवरी से एक ओवम यहाँ पर आया। ठीक है, और यहाँ से स्पर्म जाकर इसको क्या किया, फर्टिलाइज किया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाए। अब देखिए, एक ओवम रहेगा, इसमें एक स्पर्म रहेगा। ठीक है, जब ये दोनों एक गोल ऐसे बनाया दोनों, तो देखिए कुछ टाइम बाद क्या होगा ना कि ये दोनों आपस से कभी कभी अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक ही चीज दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और यहाँ से दो बच्चों का विकास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो जब ये दोनों बच्चों का एक ही ओवम से, एक ही स्पर्म से विकास होना शुरू है, तो ये दोनों बच्चे एकदम सेम टू सेम जुड़वा होंगे। उनकी शकल एक होगी, डीएनए एक होगा, उनका हर चीज होगा, बस उनका फिंगरप्रिंट अलग होगा। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिकल वाले बच्चे। ठीक है, जिसमें एक ओवम एक स्पर्म रहेंगे, और दोनों आपस में मिलने के बाद अगर एक बीच से इन दोनों का डिवाइड हो गया तो ये दोनों बच्चे क्या होंगे, बिल्कुल सेम मतलब दिखेंगे। ठीक है, वही बात करते हैं फैटर्नल की बात करते हैं। तो देखिए, फैटर्नल की बात करते हैं तो मान लेते हैं इसमें दो ओवम, गलती से यहाँ पर आपका दो ओवम आ गया, और यहाँ से आपको लाखों की संख्या में शुक्राणु जा रहा है, तो एक इसको जाकर ये करेगा फर्टिलाइज, और एक शुक्राणु जाकर इसको फर्टिलाइज करेगा, यानी कि दोनों को फर्टिलाइजर हो जाएगा। तो जब दोनों अलग अलग बच्चे का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, अलग अलग जाइगोट बन गया, तो यहाँ के जो बच्चे होंगे जुड़वा तो होंगे, एक ही समय पे पैदा तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, दोनों बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। देखेंगे ना, एक गोरा हो जाता है, एक काला होता है, एक लंबा होता है, एक छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। देखिए, दोनों का फेस में कोई मतलब दोनों का फेस बिल्कुल अलग अलग हो तो वो हो जाता है फैटर्नल, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल सेम हो तो हो जाता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में याद रखिएगा, एक स्पर्म एक ओवम रहता है, और दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद अगर गलती से दोनों बीच से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गए, तो दोनों बच्चे एक ही तरीके के होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ठीक, लेकिन फैटर्नल की बात करें तो इसमें दो ओवम आ जाता है और दो स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर देता है, दो बच्चे का निर्माण होगा, लेकिन दोनों का चेहरा बिल्कुल अलग अलग होगा। यहाँ तक आप जुड़वा की बात समझ गए। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या छोड़ा था, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात। तो देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका किस किस में होता है, फ्रॉग में होता है, फिश में, स्टारफिश में, ये क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये होता है आपका जल में, जलीय जीव आपका ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसमें देखिए, जो फ्रॉग की, हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग की, तो मादा फ्रॉग क्या करती है, जो फीमेल फ्रॉग होती है, बहुत सारे अंडे पानी में दे देती है। वैसे पानी में देती है जहाँ का पानी आपको स्थिर है। ठीक है, जहाँ का पानी आपको मतलब स्थिर है, बहुत धीमी गति से चले, धीमी प्रवाह, वहां पर अंडा दे देती है बहुत की संख्या में। और जो ये आपका मेल जो फ्रॉग होता है वो क्या होता है, अपना स्पर्म छोड़ देता है। ठीक है, अब ये स्पर्म में आपको मालूम है कि स्पर्म में शुक्राणु में टेल लगा होता है, इसी टेल की सहायता से ये तैरते तैरते क्या होता है, अंडे को क्या करते हैं, ऐसे फर्टिलाइज कर देते हैं। और इस तरह क्या का बाहरी निषेचन होता है, यानी कि मादा और पुरुष के शरीर के बाहर निषेचन होता है, जल में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन आपका फ्रॉग में होगा, फिश में होगा, आपका स्टार फिश में होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, मुर्गी में, मनुष्य में, गाय में, कुत्ता में, ये भी जो भी ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये मादा शरीर के अंदर हो रहा है, तो मादा शरीर के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। और ये जो भी शरीर, ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्सटर्नल, ये पानी में शरीर के बाहर हो रहा है। मादा बहुत सारे अंडे देती है पानी में, फीमेल बहुत सारे स्पर्म पानी में गिराता है, तो इसकी सहायता से ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि शरीर के बाहर तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल, और शरीर के अंदर होता है तो वो होता है इंटरनल। ठीक है, अब आपका एक और क्वेश्चन है, जरा यूज की बात करें तो देखिए, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देता है, सीधे शिशु को कौन जन्म देता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हो गए, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है, उसको हम जरा यूज बोलते हैं। और जो जंतु अंडे जन्म देते हैं, अंडे को देते हैं जन्म, तो वो क्या होता है, अंड प्रजक कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ गए। यही चीज आपके क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपके इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको आसानी से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के हर एक टर्म को लिया है, और इसमें वही सब टर्म देखिए, इस जो टर्म तो आपके जैसे मान लेते हैं आपके एनसीईआरटी के सभी टर्म पढ़ा, तो जाहिर सी बात है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो इससे क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल का चैप्टर समाप्त होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए। कल हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के चैप्टर को लाएंगे, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।